नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। इजराइल ईरान युद्ध के कगार पर, अमेरिका बढ़ा रहा सैन्य उपस्थिति। मध्य पूर्व में गंभीर हलचल है। इजराइल ईरान के बीच संघर्ष युद्ध के कगार पर पहुंच गया है। ईरान और हमास ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर अपने समूह के नेताओं की हत्या का कड़ा जवाब देने का संकल्प लिया है। ईरान ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि लेबनान के तेहरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह इजराइल के अंदर तक हमला करेगा और अब सैन्य ठिकानों तक इसे सीमित नहीं रखेगा। इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराने के बाद भारी तनाव है। हिजबुल्लाह इजरायली सेना के साथ लगभग रोजाना गोलीबारी कर रहा है। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करेगा, क्षेत्र में अतिरिक्त युद्धपोतों और लड़ाकू विमान को तैनात करेगा। वैसे क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि इजराइल पर हमला करने की अपनी धमकियों के बावजूद ईरान पीछे हट जाएगा। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के बीच हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं। ईरान तथा उसके सहयोगी इस सप्ताह की शुरुआत में तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल में मेसाउ बेल हिलेल पर उसके रॉकेट हमलों ने वहां के नागरिकों को घायल कर दिया है। इसने यह भी कहा कि यह लेबनान में कफर केला और डेयर सिरियाने पर इजराइल के हमलों का जवाबी हमला था और बेरूत में इजराइल के हमले के हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर फुआद शकूर की मौत के बाद हुआ था। तेजस्वी करेंगे राजनीतिक यात्रा। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ ही इस बार प्रशांत किशोर भी राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं और इन बदले राजनीतिक हालात में तेजस्वी यादव ने भी इससे निपटने के लिए राजनीतिक यात्रा की रणनीति बनाई है। यह यात्रा किस तरह की होगी और मकसद क्या होगा, यह जानने से पहले यह जान लीजिए कि आखिर इसको लेकर क्या जानकारी सामने आई है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव 15 अगस्त के बाद बिहार भर में यात्रा शुरू करने वाले हैं। तेजस्वी ने अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले अपनी गति बनाए रखने के लिए यात्रा को कई चरणों में बांटा है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में विपक्ष पर सरकार पर कई मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगा रहा है। हाल ही में यह मुद्दा भी गर्म रहा था कि नीतीश कुमार केंद्र में एनडीए सरकार होने के बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। आरजेडी आरोप लगाता रहा है कि नीतीश ने एनडीए को इस शर्त पर समर्थन दिया था और अब बीजेपी ने उनको ठेंगा दिखा दिया है। दूसरा बड़ा मुद्दा आरक्षण का है, जिस पर आरजेडी नीतीश कुमार को घेर रहा है। राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा इस आदेश को रद्द कर दिया गया था। बाद में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। अब आरजेडी आरोप लगा रहा है कि वह केंद्र सरकार से कहकर कोटा वृद्धि को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं करा रही है। तेजस्वी यादव की यात्रा में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना, कोटा वृद्धि को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना, युवाओं को रोजगार देना, कानून व्यवस्था सुधारना जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। हिमाचल में फिर फटे बादल, 45 लोग अब भी लापता। मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही जारी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दारचा सिंकुला मार्ग पर शुक्रवार देर रात बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई। इससे सीमा सड़क संगठन के 2 पुल बह गए, लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। 3 दिन पहले बादल फटने से आई बाढ़ में लापता 45 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। उत्तराखंड में केदारनाथ के रास्ते अभी भी 1300 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें से 450 लोग केदारनाथ धाम में हैं। हालांकि सभी लोग सुरक्षित बताए गए हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। हिमाचल के केलांग से मिली सूचना के मुताबिक बादल फटने की घटना दारचा से करीब 16 किलोमीटर दूर सामने आई। बीआरओ के अधिकारियों ने बताया कि क्षतिग्रस्त पुलों को बनाने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। पिछले दिनों बादल फटने के कारण मलाना गांव का संपर्क कटने से 35 सैलानी फंसे हुए हैं। उन्हें चंद्रखनी से निकालने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में 9 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। 114 सड़कें, 163 बिजली ट्रांसफार्मर और 100 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। 50 लोगों की मरने की आशंका है। राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विनाशकारी बादल फटने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 50 लोगों के मरने की आशंका है और आधिकारिक पुष्टि और बचाव कार्य पूरा होने के बाद ही आधिकारिक संख्या घोषित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जल्द से जल्द शवों को ढूंढना और संपर्क बहाल करना है, क्योंकि अचानक आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा बहुत फैला है। एनडीए के 2 सहयोगी कोटे पर, सुप्रीम जजमेंट के खिलाफ जाति जनगणना का समर्थन।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और रामदास अठावले ने दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आवाज उठाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्य को 15% आरक्षण कोटे के हिस्से में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप समूह बनाने की अनुमति देता है। इन दलों ने जाति जनगणना का समर्थन किया है, जिसकी मांग कांग्रेस समेत सारे विपक्षी दल भी कर रहे हैं। पासवान ने घोषणा की कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी, जबकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने भी एससी और एसटी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर मानदंड लागू करने के लिए किसी भी कदम को खारिज कर दिया। यानी अठावले ने कहा कि अगर कथित क्रीमी लेयर को मिले कोटे में कमी की गई तो उसका विरोध होगा। चिराग पासवान ने कहा, हमारी पार्टी 15% एससी कोटे के भीतर उप समूहों को अनुमति देने वाले हालिया फैसले की समीक्षा करने के लिए शीर्ष अदालत से अपील करेगी। एससी कोटा में क्रीमी लेयर को अनुमति नहीं दी जा सकती। एससी कोटा के भीतर उन समूहों को अनुमति देने से सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्ग के उत्थान का मकसद पूरा नहीं होगा, जो छुआछूत का शिकार रहा है। हाजीपुर से सांसद पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला छुआछूत के मुद्दे को हल करने में नाकाम रहा। उन्होंने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति समुदायों के अच्छी तरह से शिक्षित और आर्थिक रूप से स्थिर व्यक्तियों को भी छुआछूत का सामना करना पड़ता है, जिससे एससी वर्ग के भीतर उप समूहों की अनुमति अनुचित है। योगी को झटका, कैसे भाजपा और सहयोगी दल के ही नेताओं ने नजूल भूमि बिल में बाधा डाली। भाजपा आला कमान एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के असंतुष्ट सहयोगियों के बीच समझौते की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन असंतुष्ट सहयोगी योगी सरकार के लिए विधानसभा और विधान परिषद में भी मुश्किलें पेश कर रहे हैं। नजूल भूमि को लेकर योगी सरकार के विधेयक पर यही हुआ। विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक पारित करने के ठीक 2 दिन बाद विधान परिषद में विरोध होने पर राज्य सरकार ने विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया। यानी बिल एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सिद्धार्थनाथ सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आदि ने इस विधेयक का जोरदार विरोध किया था। यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी ने तो इस विधेयक को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया और योगी आदित्यनाथ से साफ शब्दों में कहा कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। आमतौर पर भूपेंद्र चौधरी ने योगी के खिलाफ इतना कड़ा स्टैंड पहले नहीं लिया था। इस विधेयक के विरोध में आए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं विधायकों ने कहा कि यूपी में नजूल जमीन पर लोगों के घर बने हुए हैं, वे जब उजाड़े जाएंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के बावजूद जिन लोगों को वहां सुंदरीकरण के नाम पर उजाड़ा गया, उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया। यही हाल वाराणसी में भी हुआ। वहां काशी कॉरिडोर के नाम पर लोगों को उजाड़ा गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत का अंतर सिर्फ 1.5 लाख वोट रह गया। इन सब तथ्यों के मद्देनजर भाजपा नेताओं ने नजूल भूमि विधेयक को विरोध किया था। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि चूंकि चौधरी पर प्रदेश भाजपा प्रमुख है, इसलिए उन्होंने विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए अध्यक्ष से अनुरोध करने के पहले सरकार के साथ साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी परामर्श किया था। वसुंधरा राजे किसको पद, मद और कद की सीख देना चाहती हैं? राजनीति में 3 बातों का बड़ा महत्व होता है, पद, मद और कद। जिसको पद का मद हो जाता है, उसका कद अपने आप ही कम हो जाता है। यह बात राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे ने कही है। नाम किसी का भी नहीं लिया गया है, लेकिन इशारा किस तरफ है यह बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जाहिर है कि वसुंधरा राजे की आला कमान के प्रति नाराजगी एक बार फिर सामने आई है। तो क्या यह माना जाए कि वसुंधरा राजे ने एक बार फिर अपने बगावती तेवर दिखाए हैं? क्या एक बार फिर वसुंधरा राजे ने उनकी हो रही उपेक्षा को पद, मद और कद के त्रिकोण से जोड़कर सामने रखने की कोशिश की है? वसुंधरा राजे ने यह बात जयपुर में नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर की ताजपोशी के दौरान कही। अपने भाषण में वसुंधरा राजे ने राठौर को शुभकामनाएं देने आई थी और बच के रहना रे बाबा की नसीहत देने आई थी। यह तय करना मुश्किल है, लेकिन वसुंधरा ने इस बहाने बिना नाम लिए इशारों ही इशारों में बड़ी बात कह डाली। उनका कहना था कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। हर आदमी इस दौर से गुजरता है। साफ है कि वसुंधरा मानकर चल रही है कि इस समय उनकी सियासत में उतार है, लेकिन आगे जाकर उन्होंने इससे धैर्य से जोड़कर एक तरह से आला कमान को चुनौती दे डाली कि यह दौर तो सिर्फ एक दौर ही है जो गुजर जाएगा। वसुंधरा का कहना था कि राजनीति 3 बातों के आसपास घूमती है, पद, मद और कद। पद और मद स्थायी नहीं है। पद का मद यानी गुरूर, घमंड, खुद को ईश्वर के रूप में देखना जब कोई शुरू करता है तो उसका सियासी कद कम होना शुरू हो जाता है। वसुंधरा ने आगे कहा कि आज के दौर में यह होता रहता है। साफ है कि पिछले 10 सालों में किसे पद का मद हुआ और लोकसभा चुनाव में किसके सियासी कद का बढ़ना बंद हो गया, यह हर कोई जानता है। अयोध्या गैंगरेप, बुलडोजर एक्शन के बाद राजनीति गर्म। सपा ने कहा डीएनए जांच हो। अयोध्या के बूते भाजपा की राजनीति चमकी। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। भाजपा ने खुद को अजेय समझा, लेकिन 2024 में आम चुनाव के नतीजे सामने आए तो फैजाबाद सीट से भाजपा हार चुकी थी।
उसी अयोध्या जिले में हाल ही में एक किशोरी से गैंग रेप की घटना हुई तो उसमें सपा नेता का नाम आ गया। पुलिस ने उस सपा नेता और उसके साथी को 30 जुलाई को ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन शुक्रवार को इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई और उसके बाद जिला प्रशासन ने सपा नेता की बेकरी को अवैध बताते हुए सील किया और शनिवार को उसे पूरी तरह गिरा दिया। इस मामले में सपा की बदनामी तो हो ही रही है, लेकिन सपा सांसद अवधेश प्रसाद के साथ मुख्य आरोपी का फोटो सामने आने के बाद मामले ने अलग रूप ले लिया है। सपा ने अब इस मामले में सच का पता लगाने के लिए डीएनए जांच की मांग की है। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल उस नाबालिग लड़की के परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए अयोध्या जाएगा, जिसके साथ सपा नेता मोईद खान सहित 2 लोगों ने गैंग रेप किया था। बीजेपी नेता बाबूराम निषाद ने कहा, पार्टी ने मुझे और यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप को अयोध्या जाने का निर्देश दिया है। यह बहुत दुखद और शर्मनाक घटना है। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी घटना करने वाले सभी को सबक मिलना चाहिए। यह सारा मामला तभी हुआ जब मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पीड़ित परिवार से लखनऊ में मुलाकात की। मुलाकात के बाद 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया। देश के मेडिकल कॉलेजों का हाल, शिक्षक नकली फिंगरप्रिंट से भर रहे हाजिरी, एआई की मदद से पकड़ी गई चोरी। मेडिकल कॉलेजों के भावी चिकित्सकों को तैयार करने वाले शिक्षक हाजिरी के लिए नकली फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी ने मोम का तो किसी ने फेविकॉल से अपने फिंगरप्रिंट का क्लोन बना रखा है। कुछ ने सिलिकॉन जेल से भी फिंगरप्रिंट बनाए हैं। करीब 6 माह तक एक जैसा पैटर्न मिलने के बाद दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग मुख्यालय में लगे कंट्रोल रूम से एआई तकनीक से इस चोरी को पकड़ लिया। एनएमसी सचिव डॉक्टर बी श्रीनिवास ने पत्र में लिखा कि कुछ मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्य बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नकली फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने गंभीरता से लिया है। इसलिए सलाह दी जाती है कि सभी संकाय सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो आयोग कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सूत्रों ने बताया, नकली फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ मेडिकल कॉलेजों में हो रहा है। एनएमसी ने फैसला किया है कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज की एक वेबसाइट होगी जिस पर उनके सभी विभागों के संकाय सदस्य, उनके नवीन फोटो, शिक्षा और चिकित्सा प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नंबर सार्वजनिक किया जाए। इसके लिए एनएमसी ने आगामी 31 जुलाई तक का समय भी निर्धारित किया है। आगरा में ताजमहल के अंदर कब्र पर गंगा जल डाला, 2 हिरासत में। आगरा में तनाव फैलाने की फिर कोशिश हुई। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें हिंदू महासभा कार्यकर्ता को आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के अंदर एक कब्र पर गंगा जल डालते देखा जा सकता है। गंगा जल डालने वालों ने ही वीडियो भी बनाया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने कब्र पर गंगा जल डालने के आरोप में विनेश और श्याम नाम के 2 युवकों को हिरासत में लिया है। ताजमहल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास है। सीआईएसएफ जवान एंट्री गेट पर तलाशी और बैगों की जांच करने का काम सौंपा गया है। वे ताज के परिसर के अंदर और मुख्य मकबरे पर भीड़ का प्रबंधन भी करते हैं, लेकिन पर्यटकों की सुविधा के लिए सीआईएसएफ जवान बोतल में पानी ले जाने से नहीं रोकते हैं। आरोपी विनेश और श्याम बिस्लेरी की बोतल में गंगा जल लेकर अंदर गए थे। इस मामले का जो वीडियो वायरल है उसमें सीआईएसएफ जवान को भी देखा जा सकता है, लेकिन जब युवक पानी डाल रहा था तो किसी ने उसे रोका नहीं। वहाँ उस समय तमाम लोग मौजूद थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर सोमवार सुबह कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंची थी। उनके पास गंगा जल था। वो ताजमहल पर गंगा जल चढ़ाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पश्चिम गेट पर लगे बैरियर पर रोक दिया। कई घंटों तक सुरक्षा बैरियर पर हंगामा होता रहा। मीरा ने दावा किया कि तेजो महालय भगवान शिव का मंदिर है और वह शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने आई है। समझा जाता है कि जब मीरा राठौर को रोक दिया गया तो उसी ग्रुप के 2 युवकों पर ताजमहल की कब्र पर गंगा जल छिड़कने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि सीआईएसएफ जवान पानी की बोतल चेक नहीं करते। हालांकि कब्र के पास तैनात जवान ने कब्र पर पानी गिराए जाने पर आरोपी युवक को रोका नहीं। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, स्लीपर बस और कार की भीषण टक्कर, 6 की मौत। उत्तर प्रदेश के इटावा में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ है, जहां एक डबल डेकर बस और कार की भीषण टक्कर हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हादसे पर एसएसपी इटावा संजय कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में 7 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि रायबरेली से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस की रात करीब 12:30 बजे एक कार से टक्कर हो गई। बस में 60 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई और करीब 20 से 25 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार में सवार 3 लोगों की भी मौत हो गई है। कुल 7 लोगों की मौत हुई है। इस भीषण हादसे में 7 की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। रायबरेली से शनिवार शाम दिल्ली के लिए रवाना हुई स्लीपर बस में करीब 70 लोग सवार थे।
लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के चरण नंबर 129 जिले के थाना उसराहार में शनिवार की रात करीब 1 बजे बस के सामने अचानक से रॉन्ग साइड पर अनियंत्रित एक कार आ गई। इससे बस और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इसके बाद बस अनियंत्रित होकर खंडी में पलट गई। यूपीडा की टीम व स्थानीय पुलिस और बचाव दल ने बस में फंसे लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाला। मृतकों में 3 यात्री कार सवार व एक बस सवार हैं। वहीं 3 की शिनाख्त नहीं हुई है। सूचना पर इमरजेंसी ट्रामा सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर सुमेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर विश्वदीपक, डॉक्टर राजकुमार यादव और शेष कुमार आदि ने टीम के साथ सभी का उपचार शुरू किया। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।